गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए पढ़ते हैं हम अपने क्लास 7 अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका बसंत से चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव से तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में जो अनुभव उसे प्राप्त होता है उन अनुभवों को आधार बना करके कैसे वो जीवन की कठिनाइयों को पार करता है और अपने मित्रों और दोस्तों की सहायता करता है और एक दिन वही पटकथा लिखने के लिए भी तत्पर हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस भरा करने का दिन आया था। एक दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान की। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता यानी निमंत्रण। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए स्थान का नाम है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुंतो बुंसू जाने वाले सड़क के पास था। कुहुंतो बुंसू ये भी स्थान का नाम है। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा यानी जहाँ से 2 डालियाँ निकली हुई हों। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह, यानी जो द्विशाखा निकला हुआ था वो आराम करने लायक स्थान था, किसी झूले की भांति। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजी संपत्ति मानना यानी स्वयं का धन। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था, यानी व्यवहारिकता प्रकट करनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, अर्थात बुलाया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोकू जा रही है। यासुकी चान का घर कहाँ था? डेनेन चोकू में। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। माँ की आंखों में झाँकना अर्थात माँ की तरफ नहीं देखा। वह अपनी जूतों के फीतों पर ही नज़र गड़ाए थी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसने सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। यह तोतो चान स्कूल उसने बता दिया। अब जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास में हवा उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना था, बिल्कुल वीरान था। पूरा एरिया बिल्कुल ही वीरान था, इसलिए वहाँ के इसके लिए सूना शब्द का प्रयोग किया गया है। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। कुल जमा यानी कुल मिलाकर 1 साल बड़ा था। पर तोतो चान को वह उससे अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे कि यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, अर्थात उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए उत्साहित। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी, यानी प्रसन्नता में। यासुकी चान भी हंसने लगा। आगे देखते हैं। हंसने लगे, यहाँ से स्टार्ट करना था हमें। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। अर्थात जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ाने के लिए वहाँ पर पहुँची, उसके क्रियाकलाप देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए रात से ही पूरी तैयारी
की हो और सोच रखी हो कि क्या करना है। भाग्य जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई उसे तने के सहारे लगाया, यानी पेड़ के जड़ के सहारे लगा दिया, जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी सी, नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपने पैर सीढ़ी से हटा लिए और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, अर्थात निराश हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी आंतरिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। सूझना यानी उपाय समझ आना। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई सीढ़ी यानी जिसमें 3 पाए लगे हुए थे मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान हो गई। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखने लगा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था, अर्थात खुला हुआ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, अपने सिर से उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया, यानी जितनी शक्ति उसके अंदर थी सारी शक्तियां वो लगा करके तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। पहुंचने पर ऊपर खुशी जताता है, हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने खुद के हाथ से बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि वह मंजर बहुत ही खतरनाक था। उसे वे सब सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, मानो जैसे प्रकृति भी उनकी मेहनत पर उनका साथ दे रही हो। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था।
तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते थे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा तो चान को ये सारी बातें बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो समझ नहीं पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देखने के लिए उसके क्या अर्थ होंगे। वह तो यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा सकता है, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे लुभावनी लगी, अर्थात मन को भाने वाली लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई जानता नहीं था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि फिर इतना बड़ा रिस्क लेकर के उसे पेड़ पर चढ़ाने का कोई भी रिस्क नहीं लेता। इसके लेखक हैं तेत्सुको कोरियानगी। अनुवाद किया है इसका पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। पाठ के बारे में है ये बात। तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा रही थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। यानी उनके पुस्तक का नाम था तो चान, लेकिन उसी तो चान नामक पुस्तक से एक अंश लिया गया है, अपूर्व अनुभव। यानी कि उसे पेड़ पर चढ़ा करके कैसा अनुभव उन्हें हुआ। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।